खबरों की शुरुआत करते हैं सरकार के कामकाज से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणाओं से भारत में कृषि, पशुपालन, मत्स्य व अन्य संबंधित क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी। किसानों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए स्थायी फ्रेमवर्क उनके द्वारा तैयार कर लिया गया है। कृषि के क्षेत्र में किए गए सुधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए आत्मनिर्भर उत्तराखंड में महत्वपूर्ण साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, मधुमक्खी पालन के साथ ही हर्बल खेती के लिए किए गए प्रावधानों से उत्तराखंड को काफी फायदा होने जा रहा है। इससे विशेष तौर पर उनकी पर्वतीय क्षेत्रों की इकोनॉमी व स्थानीय आजीविका में परिवर्तन आ जाएगा। पर्वतीय खेती का विकास राज्य सरकार की नीति का प्रमुख अंग है। उत्तराखंड राज्य जड़ी बूटियों का प्रमुख केंद्र है। हर्बल खेती के लिए 4000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। इसमें मुख्यतः गंगा नदी के किनारे हर्बल कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, आज की गई घोषणाओं से राज्य में भी कृषिगत इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी। कोल्ड स्टोरेज, कृषि उत्पादों की मार्केटिंग से हमारे उत्पादों की अच्छी कीमत मिलेगी। राज्य में पशुपालन और मत्स्य पालन में भी काफी सपोर्ट मिलेगा। मुख्यमंत्री ने राज्य के युवाओं से अपील की है कि वे कृषि, पशुपालन, हर्बल खेती, मत्स्य, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आगे आएं और राज्य के विकास में सहभागिता करें। राज्य सरकार द्वारा उन्हें हर तरह का सहयोग किया जाएगा। अब खबर प्रवासियों को उत्तराखंड लाए जाने की। प्रवासी उत्तराखंडियों को अहमदाबाद से लालकुआं जंक्शन तक स्पेशल रेलगाड़ी के द्वारा पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1700 यात्रियों को लेकर 24 बोगियां वाली स्पेशल रेलगाड़ी को लालकुआं स्टेशन में रोककर यहां सभी यात्रियों को उतारने के बाद कुमाऊं के विभिन्न जनपदों में भेजा जाएगा। शुक्रवार की दोपहर लालकुआं रेलवे स्टेशन पर जिलाधिकारी सबिन बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील मीणा के नेतृत्व में तमाम विभागों के अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को देखा और प्रत्येक यात्री का कोचवार डाटाबेस भी तैयार कर लिया है। डीएम बंसल ने बताया, अहमदाबाद से 1700 प्रवासी उत्तराखंडियों को 24 बोगियों वाली स्पेशल रेलगाड़ी से रेलवे स्टेशन के 1-2 दिन में जल्द पहुंचाया जाएगा। यहां रेलगाड़ी में सवार लोगों की थर्मल स्कैनिंग कर स्वास्थ्य जांच की जाएगी। इसके बाद भोजन आदि की व्यवस्था करके कुमाऊं के विभिन्न स्थानों स्थित उनके पैतृक घरों के लिए बसों के द्वारा रवाना किया जाएगा। तो हमें हमारी गुजरात से सूचित हुआ है कि ट्रेन आएगी प्रवासियों को लेकर। उसकी अरेंजमेंट्स हमारे सभी डिपार्टमेंट्स ने कर लिए हैं और ये इंश्योर करेंगे कि उनको उनके गंतव्य स्थानों तक प्रिलिमिनरी चेकिंग और उनके लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स इंश्योर करते हुए सेफली पहुंचा दिया जाए। हमारे जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं वो सब प्रतिबद्ध हैं कि गाइडलाइंस और सोशल जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो भी करवाया जाएगा और किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स प्रवासियों को नहीं होगी। कितने प्रवासी सूचना अनुसार अहमदाबाद से हमारी ट्रेन आएगी जिसमें अराउंड 24 बोगीज हैं। ये प्लानिंग पहले हो चुकी थी, तो प्लानिंग के अनुसार हमारे डिपार्टमेंट्स ने एग्जीक्यूट कर लिया है। कुछ माइनर इम्प्रूवमेंट्स हैं, वो इम्प्रूवमेंट्स इनको बता दी गई हैं, वो भी ये टाइमली पूरी कर देंगे। खबर असमंजस में पड़े डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट और प्रोफेसर्स की। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सभी विद्यालयों को परीक्षाओं के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। राज्य मंत्री ने कहा, कुलपति और सचिवों से छात्रों के कोर्स परीक्षाओं का आयोजन, प्रैक्टिकल, नए प्रवेश और कर्मचारियों के वेतन भुगतान सहित कई बिंदुओं पर एक साथ वार्ता की। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय डिजिटल लॉकर पर मार्कशीट और डिग्री अपलोड कर देंगे, जिसके बाद छात्र घर बैठे अपने दस्तावेज डाउनलोड कर सकेंगे। इससे नियुक्ति के समय सरकारी विभागों को अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने में भी सुविधा होगी। धन सिंह रावत ने बताया कि विश्वविद्यालयों के द्वारा संचालित ऑनलाइन स्टडी में लगभग 70% छात्रों की उपस्थिति रही है। उनका 80% कोर्स पूरा हो चुका है। विश्वविद्यालय द्वारा जुलाई में परीक्षा करने का सुझाव भी दिया गया है। रावत ने कहा, लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए केंद्र सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की जाएंगी। उसके बाद ही परीक्षा आयोजन का ठोस निर्णय लिया जाएगा। वहीं बैठक में नए शैक्षणिक सत्र के लिए ऑनलाइन प्रवेश पर भी सहमति बन गई है। इसके साथ ही नवीन शैक्षणिक सत्र सितंबर
जबकि पुराने छात्रों का अगस्त से सत्र शुरू हो जाएगा। अब खबर जनता जनार्दन की। पूर्व विधायक नारायण पाल ने श्रम आयुक्त को एक पत्र लिखकर श्रमिकों को मजदूरी न मिलने पर धरना देने की चेतावनी दी है। पूर्व विधायक ने कहा कि शक्ति फार्म सितारगंज एवं पंतनगर, रुद्रपुर और हरिद्वार की इकाइयों में लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार द्वारा घोषित अघोषित इमरजेंसी में काम कर रहे श्रमिकों को पैसा नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा ये फैक्ट्री मालिकों व ठेकेदारों एवं श्रम विभाग पर गठजोड़ का भी उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा श्रम करने का समय 8 से 12 घंटे किया गया है, लेकिन स्थायी और अस्थायी श्रमिकों के भुगतान राशि साफ नहीं है। शासन के इस आदेश से श्रमिकों की चिंता भी काफ़ी बढ़ गई है। उन्होंने साफ कहा कि श्रमिकों के शोषण के खिलाफ वे आगामी 18 मई को उत्तराखंड श्रम निर्देशालय में धरना देंगे। मैं लेबर कमिश्नर का 18 तारीख को 10:30 बजे से अनशन करने जा रहा हूँ, धरना देने जा रहा हूँ। ये कोरोना वायरस के वजह से ये उचित समय नहीं है, लेकिन जब 5000 लोग मजदूर बंगाली हैं, पूर्वांचल के लोग हैं और पर्वतीय लोग हैं, जब ये सारी फैक्ट्री के लोग जब उन्हें पैसे ही नहीं देंगे तो हमारी तो मजबूरी है। हमने तो ये श्रम सचिव से कहा था, ये हमने डीएम से भी कहा था, ये आयुक्त से भी कहा था कि इनके पैसे से तो दिलवाओ। एक तरफ भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हैं और सभी लोग कहते हैं कि मजदूरों का वाजिब हक नहीं मरना चाहिए, तो 5000 इकट्ठे तो इन्हीं का हक मारा जा रहा है। और उसके बाद जो स्थायी और अस्थायी लोग हैं या इमरजेंसी में काम करने वाले लोग हैं, उनको बिल्कुल भी फैक्ट्री के लोग जो हैं उनका बिल्कुल भी संरक्षण नहीं कर रहे हैं। भाई वो नौकरी जब भी तो कर रहे हैं, उन्हें पैसे की आवश्यकता है, पैसा भी तुम्हारा मानक के हिसाब से पूरा नहीं है। पीएफ या ईएसआई वाले मामले में भी तुम्हारी गड़बड़ी है। लेबर डिपार्टमेंट, फैक्ट्री प्रबंधन और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये मिलकर सब मजदूरों की बाट लगा रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, दूसरे स्टेट के कॉन्ट्रैक्टर हैं, अब सब भाग गए, तो मजदूर तो हमारे यहीं रह गए, क्योंकि वो तो लोकल के लोग हैं। इस फैक्ट्री के लोगों ने, इस सिडकुल ने जो फैक्ट्री है, यहाँ के लोगों को स्थायी रोजगार ही नहीं दिया। ये तो मजदूरी, बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे लड़के हैं, वो मजदूरी करते हैं और उन्हें परमानेंट नहीं मिलती, और परमानेंट नहीं मिलती उसके बाद सैलरी भी नहीं मिलती। अब 8 घंटे से 12 घंटे उनकी ड्यूटी कर दी। तो ये आंख के अंधे हैं ना लेबर डिपार्टमेंट के लोग, जिन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। इन्हें तो मलाई खानी है फैक्ट्री के लोगों से। मजदूरों की लड़ाई हम लड़ेंगे, किसी हालत में लड़ेंगे, और जिसे जो करना हो कर लो। 18 तारीख को 10:30 पे अनशन में बैठूंगा हल्द्वानी आयुक्त के कार्यालय में। ये मैं अल्टीमेटम प्रशासन को दे चुका हूँ, पुलिस को भी और प्रशासन को भी बता चुका हूँ। अब खबर विपक्ष और राजनीति की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में देश की जनता को राहत पहुंचाने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की। पीएम मोदी की इस घोषणा पर अब कांग्रेस के नेताओं ने राजनीति शुरू कर दी है। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को जनता के लिए व्यर्थ बताया। उन्होंने कहा कि 20 या 40 लाख करोड़ से जनता का कोई फर्क नहीं पड़ता। देश भर में दिन भर में मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाने वालों के कारोबार बंद पड़े हैं, छोटी बड़ी संस्थाएं घाटे में हैं, लोग अपने घर पहुंचने के बजाय रास्तों में दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में सरकार को इस ओर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, जिस कारण से लोग ज़्यादा परेशान हैं। चलिए उनको सुन लेते हैं। जब तक जनता को ये महसूस ना हो कि हमें राहत मिली है, तब तक 20 लाख बोल दो या 40 लाख बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता को इस समय 3 तरह की राहत चाहिए। एक, जो सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं, उनको राहत दे, यदि खोल नहीं सकते तो पैसा दे। और ये जो कर्ज में डूबे हैं जो संस्थाएं, उनके कर्ज का पीरियड 3 से 6 माह तक बढ़ा दे। नंबर 2, ब्याज की दर 50% कर दे, तो उन्हें मानसिक रूप से भी शांति होगी। और पेमेंट 3 से 6 महीने के बीच करने की छूट दे दें। किसी भी तरह का किराया या टैक्स हो, वो 3 से 6 महीने की छूट दे दी जाए, तब आम जनता इससे प्रभावित होगी। 40 लाख करोड़ आप कहाँ देंगे, इससे आम जनता पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों ने दिया नहीं। नंबर 2, मार्च की सैलरी के अलावा लोगों ने सैलरी नहीं बांटी है, तो ऐसे लोगों को 50% या तो वेतन दिलवाएं या उसकी गारंटी दें।
खबर कोरोना वॉरियर्स सांसद की पत्नी की। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट की पत्नी एडवोकेट पुष्पा भट्ट इन दिनों कोरोना वायरस की तरह लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। वह इन दिनों लॉकडाउन के समय अपने निवास में मास्क बना रही हैं। कोरोना वॉरियर्स के इस कठिन दौर में उनकी और उनकी पुत्री ढाल संस्था द्वारा लगातार असहाय लोगों को मदद कर रही हैं। इतना ही नहीं, कोरोना से लड़ाई में उपयोगी तमाम मेडिकल वस्तुएं भी उनकी संस्था द्वारा लगातार बांटी जा रही हैं। और पुष्पा भट्ट लगातार अस्पताल और ऐसी जगहों के चक्कर लगा रही हैं जहां पर इन लोगों को मास्क, सैनिटाइज़र और तमाम किट्स की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अजय भट्ट की पत्नी पुष्पा भट्ट से बात करते हैं। देखिए, आज पूरा देश जो है कोरोना संक्रमण से संक्रमित है और ऐसे में देश के सभी नागरिकों का ये कर्तव्य बनता है कि हम जहाँ हैं जिस तरह से जैसे भी सामर्थ्य के अनुसार जो है अपना योगदान दें। तो हमने भी यहाँ के लिए उनसे कहा था कि हमारा जो सेंटर प्लेस है, जो हमारा सुशीला तिवारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे सारे कोरोना पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वहाँ के लिए भी कुछ अरेंजमेंट है। तो उन्होंने अरेंजमेंट करके जो है यहाँ हमने आज ढाल संस्था की ओर से 100 PPE किट और 50 हैंड वॉश, 50 सैनिटाइज़र, 50 N95 मास्क, 50 ग्लव्स, इस तरह से कई सामान जो है डोनेट किया। खबर 9वीं और 11वीं की कक्षा में फेल होने पर CBSE द्वारा दोबारा मौका देने की। CBSE ने 9वीं और 11वीं कक्षाओं में फेल छात्रों के लिए एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। जो विद्यार्थी इस साल किसी भी विषय में फेल हुए हैं उनकी दोबारा परीक्षा कराने के निर्देश दिए गए हैं। CBSE के इस नोटिस को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया है। नोटिस के अनुसार 9वीं और 11वीं की कक्षाओं में फेल होने वाले विद्यार्थियों को एक और बार परीक्षा देकर पास होने का मौका दे दिया है। ये परीक्षा स्कूलों में ही होंगी। बोर्ड ने कहा कि वर्तमान समय के हालातों को देखते हुए परीक्षा में पास होने का एक और मौका सिर्फ इसी साल दिया जाएगा, इसे आगे जारी नहीं रखा जाएगा। खबर संस्कार, संस्कृति और पर्यटन की। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। हर साल यहाँ लाखों भक्तजन दर्शन के लिए आते हैं। कल बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। आपको बताते हैं कि कपाट खुलने पर किसकी विशेष पूजा मंदिर के अंदर की जाती है। कपाट खुलने के बाद बद्रीनाथ धाम के साथ ही भगवान धन्वंतरी की भी विशेष पूजा की गई। धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता हैं। बद्रीनाथ का तिल के तेल से अभिषेक होता है और यहाँ ये तेल टिहरी राज परिवार से आता है। टिहरी राज परिवार के आराध्य बद्रीनाथ धाम है। रावल आज परिवार के प्रतिनिधि के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। यहाँ परशुराम की परंपरा के अनुसार पूजा की जाती है। चलिए आपको दिखाते हैं वो मनमोहक दृश्य जिसमें बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हैं। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।